हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि डिमांड क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि इन सब ऑब्जर्वेशन से कैसे लॉ बनाया गया है, वो लॉ एप्लीकेबल कैसे होते हैं, क्यों वो लॉ इतना सक्सेसफुल है। फिर सीखेंगे चेंज ऑफ डिमांड क्या है, फिर कॉजेज बिहाइंड द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड ऑल दोस थिंग। ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक इज मीनिंग ऑफ डिमांड कि डिमांड कहते किसको। अ कमोडिटी इज डिमांडेड बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट। यानी एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में बता रहा है कि कोई भी कमोडिटी इसलिए बाजार में उसका डिमांड होता है क्योंकि वो हमारे कोई ना कोई वांट को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर पाता है। So commodity is demanded because it has the ability to satisfy our want. By demand for a commodity, we mean the desire for the commodity backed by purchasing power. अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, बाई डिमांड फॉर अ कमोडिटी। जब भी हम किसी कमोडिटी का डिमांड के बारे में बात करते हैं, वी मीन डिजायर फॉर द कमोडिटी, यानी उस कमोडिटी के लिए लोगों के मन में डिजायर है एंड दैट डिजायर इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। ऐसा नहीं है कि मेरा डिजायर है उसे लेने का, मेरे पास उतने पैसे भी हैं कि मैं उसे खरीद सकूं। ठीक है, तभी जाके मैं बाजार में या दुकान में जाके वो प्रोडक्ट का डिमांड कर पाऊंगा। अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो क्या है, वो मेरा सिर्फ डिजायर बन के रह जाएगा। सपोज मेरे को गाड़ी खरीदना है, गाड़ी खरीदने के अगर पैसे नहीं है मेरे पास, तो इट इज जस्ट अ स्मॉल डिजायर। ठीक है, बट अगर मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे हैं तो मेरे में वो परचेजिंग पावर है कि मैं जाके डिमांड कर सकता हूं कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी। तो इसीलिए कोई भी चीज का बाजार में डिमांड होने के लिए जरूरी है, एक लोगों के मन में डिजायर होना चाहिए उस कमोडिटी के लिए, और दूसरा दैट डिजायर शुड बी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। तो ये दो क्वालिटी होनी चाहिए। When a consumer wishes to consume a commodity and also has the necessary purchasing power, that is income, he is said to have demand। यानी अगर उसके पास डिजायर है और उसके पास खरीदने का क्षमता है, परचेजिंग पावर है, तब बोल सकते हैं कि वो डिमांड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड इज डिजायर ऑफ फॉर अ कमोडिटी प्लस परचेजिंग पावर। तो ये दो चीज, जब ये दो क्वालिटी मिल जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अब डिमांड कर सकते हैं। तो डिजायर होना चाहिए एंड प्लस परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। Now, there are some important points regarding the concept of demand which are mentioned below. अब कुछ important points है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिमांड का बात करेंगे, दैट मीन्स इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड मतलब डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। और बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक्स में हम जब भी डिमांड का बात करेंगे, वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव डिमांड। नंबर टू, डिमांड इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, यानी it shows a consumer's desire or need to buy the commodity, not necessarily how much he actually purchases. Thus the demand means ex ante demand. Demand which is already purchased is called ex post demand. तो ये डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज एक्स एंटे एंड व्हाट इज एक्स पोस्ट। तो एक्स एंटे डिमांड का मतलब होता है कि जो मेरे मन में खरीदने का बना रखा हूं, यानी अगर मुझे 100 पीस खरीदने का मन है तो ये एक्स एंटे डिमांड। और 100 में से अगर मैंने 50 पीस ऑलरेडी खरीद लिया है तो वो बन जाता है एक्स पोस्ट डिमांड। तो ये डिफरेंस हमें एकदम अच्छा से पता होना चाहिए कि एक्स एंटे डिमांड क्या होता है और एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है। नंबर थ्री, डिमांड इज ऑलवेज एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कमोडिटी का डिमांड एक पर्टिकुलर प्राइस के बेसिस पे जज किया जाता है कि इतने रुपए में कितना पीस का डिमांड है, इतने रुपए में कितना पीस का डिमांड है। सो डिमांड इज ऑलवेज ऑन अ सर्टेन प्राइस। इट मेक्स नो सेंस unless it is stated in terms of price. For example, you may be willing to buy a shirt only if it is available for 500 each.
होता है ना, हम जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मेंटली हम लोग एक प्राइस डिसाइड करके जाते हैं कि इतना तक मिलेगा तो शायद हम खरीद लेंगे, तब हम डिमांड करेंगे, इससे बेसी होगा तो शायद नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डिमांड कहीं ना कहीं किसी प्राइस के बेसिस पे डिसाइड होता है। यू मे नॉट डिमांड एट ऑल इफ द प्राइस इज 600, यानी अगर 500 रुपया तक मिल जाता है तो शायद मुझे 5 पीस खरीदना है, और अगर वो 600 रुपया पे उसका दाम है तो मैं शायद 1 पीस भी ना खरीद, तो देयर विल बी नो डिमांड। सो डिमांड इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे मैं कितना पीस खरीदने के लिए तैयार हूं। Moreover, डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्राइस, और अलग अलग प्राइस पे डिमांड अलग हो सकता है। You may purchase 2 shirts if they are available at 400 each and 3 shirts if they are offered for 300 each, है ना। अगर 400 रुपया करके मुझे मिल रहा है तो मैं शायद 2 पीस खरीदूं, पर अगर दुकानदार बोलता है कि देखिए सर अगर आप 3 पीस खरीदते हैं तो हम 300 ईच कर देंगे, तो शायद मैं 3 पीस खरीदने के लिए तैयार हो जाऊं। Therefore, demand is always expressed in relation to a particular price. Next, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। अब ये फ्लो कंसेप्ट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। डिमांड इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी डिमांड हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस तो हम लोग पढ़ लिए, बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी होता है। यानी कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका सैलरी क्या है, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई अपना सैलरी अगर मुझे बताएगा तो या तो वो इतना बताएगा कि मेरा सैलरी इतना रुपया पर मंथ है, या तो वो ये बताएगा कि मेरा सैलरी इतना पैकेज है, मेरा इतना रुपया साल का पैकेज है। तो डेफिनेटली वो या तो पर मंथ के बेसिस पे या पर एनम के बेसिस पे या पर वीक के बेसिस पे कुछ ना कुछ एक टाइम के रेस्पेक्ट में अपना सैलरी बताएगा, ठीक है। विदाउट गिविंग बेसिस टू टाइम कोई अपना सैलरी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सैलरी हुआ, इनकम हुआ, ये सब एक फ्लो कंसेप्ट है। सिमिलरली जो डिमांड है वो भी एक फ्लो कंसेप्ट है। अगर मैं पूछूं कि एक ये मैंगो का समर सीजन में, मैंगो के सीजन में मैंगो का कितना डिमांड है, तो मेरे को एक बताना पड़ेगा कि किस प्राइस पे कितना डिमांड है, और दूसरा मेरे को ये बताना पड़ेगा डिमांड क्या, पर डे का डिमांड पूछ रहे हैं, पर मंथ का पूछ रहे हैं, कि पर सीजन का पूछ रहे हैं। जो सीजन 3 या 4 महीना का होता है, पर सीजन का डिमांड पूछ रहे हो, पर मंथ का डिमांड पूछ रहे हो, पर डे का, पर वीक का, क्या डिमांड पूछ रहे हो। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ टाइम। तो वही बोल रहा है डिमांड इज एक्सप्रेस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, से पर डे या पर वीक या पर मंथ। फॉर इंस्टेंस, एट अ टिकट प्राइस ऑफ ₹200 you may be willing to visit cinema only once a month, but if the ticket price comes down to ₹100, you may be willing to go to cinema 3 times a month। हो सकता है अगर 200 रुपया टिकट है तो मेरा मन ही नहीं करेगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो मंथ में एक बार ही जाऊंगा। पर अगर उसका प्राइस गिरा के 100 रुपया कर दिया जाए तो शायद मैं मंथ में 3 बार चला जाऊं, है ना। तो ये चीज होता है कि प्राइस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में भी बात करते हैं। तो इसेंशियल्स ऑफ डिमांड क्या है? पहला, डिमांड रिफर्स टू द डिजायर्ड डिमांड, दैट इज एक्स एंटे डिमांड, एंड नॉट द गुड which has already been purchased। यानी जब भी हम डिमांड का बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना आगे चल के बिक सकता है, ना कि कितना बिका है, इसका बात नहीं करते। हम लोग हमेशा एक्स एंटे डिमांड का बात करते हैं। नंबर 2, डिमांड हैज ऑलवेज इट्स रेफरेंस टू प्राइस, यानी डिमांड हमेशा प्राइस के रेफरेंस में बात किया जाता है। एंड नंबर 3, डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल एज इट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, और कोई भी चीज का डिमांड एक टाइम पीरियड के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड? तो कोई भी चीज का डिमांड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स ऑन व्हिच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसपे कमोडिटी का डिमांड डिपेंड करता है। These factors may be economic, social as well as political। ये फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन डिमांड, यानी इन सब फैक्टर का डिमांड पे कितना इन्फ्लुएंस होता है,
इसे ही हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? यही चीज है कि डिमांड फंक्शन क्या बताता है कि डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फैक्टर्स ऑन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज इट्स डिमांड फंक्शन। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड? सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जैसा हम जानते हैं कोई भी सामान का डिमांड जो है वो उसके प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्राइस होता है ना। कितना बार होता है हम लोग रेस्टोरेंट में जब खाने जाते हैं तो जब मेनू आता है तो हम लोग डिश का नाम बाद में देखते हैं, पहले वो राइट हैंड साइड के कॉलम में देखते हैं कि किसका प्राइस कितना है, और फिर जो सस्ता वाला डिश होता है वो देखते हैं कि अच्छा ये खाने लायक है कि नहीं, है ना। बहुत बार ऐसे करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि हमारा डिमांड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज के प्राइस से। तो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑर्डिनरीली डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस फॉल्स और वाइस वर्सा। बोल रहा है कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई सामान का दाम गिरता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इज प्राइस प्रीवेलिंग इन द मार्केट, बट एक्सपेक्टेड चेंज इन इट ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। बट एक्सपेक्टेड चेंज, एक होता है कि प्राइस जब चेंज हो जाएगा तो डिमांड में बदलाव आएगा, पर कभी कभी क्या होता है प्राइस चेंज नहीं हुआ बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने वाला है, तो पहले से ही वो लोग खरीदना चालू कर देते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि कल मान लो कि किसी का दाम बढ़ जाएगा, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई राइस ले लो, तो वो राइस मान लो हमारे घर में बहुत यूज होता है, अगर पता चलने वाला है कि कल से राइस का दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आज ही थोड़ा ज्यादा राइस खरीद के रख लें। तो राइस का प्राइस तो गिरा नहीं, उसी प्राइस में आज अचानक से डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? एक्सपेक्टेड चेंज, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। स्टॉक मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट होता है, वो तो पूरा एक्सपेक्टेशन पे चलता है। अगर क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये कंपनी के शेयर का दाम बढ़ जाएगा, तो लोग आज के ही प्राइस में उसका डिमांड बढ़ाने लगते हैं, वो आज ही ज्यादा खरीदने लगते हैं कि फ्यूचर में इसका शेयर का दाम बढ़ने वाला है ना। तो ये सब चीज होता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स से कैसे कनेक्टेड होता है वो देखो। तो अपना गुड्स के साथ तो क्या कनेक्शन है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो जनरली डिमांड घटता है। सर क्या इसका एक्सेप्शन होता है? हाँ एक्सेप्शन होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में बी इन फॉर्म ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो रिलेटेड गुड्स सब्सटीट्यूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। नंबर ए, substitute goods are those goods which can be used in place of others। यानी substitute goods क्या होते हैं? ऐसे goods होते हैं जो एक दूसरा के बदले में यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो बोलते हैं ना ये सब्सटीट्यूट फील्डर है, यानी एक फील्डर को चोट लग गया या कुछ हो गया तो वो मैदान से बाहर गया, उसके बदले में कोई दूसरा जन फील्डिंग करने आ गया, तो वो हो गया सब्सटीट्यूट फील्डर। वैसे सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हुआ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल दिया टी और कॉफी का, तो यानी अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मैं चाय पीना चाहता हूँ, किसी दिन अगर चाय अवेलेबल नहीं है, कोई मुझे कॉफी अवेलेबल कराएगा या बोलेगा आज चाय नहीं है, आज आप कॉफी ले लीजिए, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टी एंड कॉफी इज बेसिकली सेम काइंड ऑफ थिंग, तो चाय नहीं तो कॉफी भी चलेगा। ठीक है, जैसे टाटा इंडिका एंड मारुति वैगनर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के फोर व्हीलर्स हैं। तो टाटा इंडिका अगर मेरे को चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है या उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, तो शायद मैं मारुति वैगनर खरीदूं। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम पर्पस फुलफिल करता है। द चेंज इन प्राइस, यहाँ क्या बोल रहे हैं देखो, द चेंज इन प्राइस ऑफ टी हैज इट्स अफेक्ट ऑन कॉफीज डिमांड। अब क्योंकि टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, अगर टी का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, या फिर टी का प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग बोलेंगे जब इतना महंगा में चाय पत्ती का दाम हो गया, तो एक काम करता चलो हम लोग कॉफी पीना चालू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो इनका जो रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे का एंटी रिलेशन होता है।
कि अगर चाय पत्ती का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी को फायदा मिलेगा, यानी तुम्हारा नुकसान मेरा फायदा, वो वाला सिचुएशन होता है, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट, है ना। जैसे प्लेयर में भी क्या होता है, टीम में जो क्रिकेट टीम में या किसी भी टीम में प्लेयर्स होते हैं, अगर एक प्लेयर को चोट लग जाता है तो उसका नुकसान होता है, वो टीम से बाहर निकल जाता है, उसके बदले किसी और का फायदा हो जाता है, उसे टीम में एंट्री मिल जाती है, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट। तो जब भी कोई दो लोग आपस में सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्या होता है, योर लॉस इज माई विन, इस तरह का रिलेशनशिप बनता है। तो जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ने लगेगा, लोग कॉफी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। So rise in price of tea will rise the demand for coffee because consumers will now shift from tea to coffee. Likewise, the fall in price of Tata Indica may reduce the demand of Maruti WagonR. कि टाटा इंडिका अगर अपने गाड़ी का दाम घटा देता है तो होगा क्या, मारुति वैगनआर का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि लोग टाटा खरीदने लगेंगे। टाटा ने अपना दाम घटा दिया, लोग मारुति छोड़ के अब टाटा खरीदना चालू कर दें। तो इस तरह से क्या होता है, एक जन का फायदा दूसरा का नुकसान, इस तरह से चलता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये लोग एक टीम के जैसे होते हैं, तुम्हारा नुकसान तो मेरा भी नुकसान, तुम्हारा फायदा तो मेरा भी फायदा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, देखो क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जॉइंटली डिमांडेड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, यानी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों का डिमांड जॉइंटली आएगा। सच एज कार एंड पेट्रोल, कार खरीद ली और पेट्रोल नहीं खरीदे तो गाड़ी चलेगा नहीं, है ना। पेन खरीद लिए पर रिफिल नहीं है तो पेन चलेगा नहीं, मोबाइल खरीद लिए सिम नहीं है तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो क्या ये लोग दोनों का डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, अगर चाहिए तो दोनों जन साथ में चाहिए, वरना कोई वैल्यू नहीं है। अकेले सिम कार्ड का भी कोई वैल्यू नहीं है अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो, और अगर मोबाइल है पर सिम कार्ड नहीं है तो भी उस मोबाइल का बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए चाहिए तो दोनों साथ में चाहिए, वरना एक जन अकेला बेकार। compact disc and disc player, butter and bread, etc. In such cases, there will be an inverse relationship. कैसा relationship होगा? Inverse relationship between the price of one commodity and the amount demanded for the other. ये बहुत important है कि जब complementary होते हैं तो उन लोग का क्या होता है, inverse relationship between the price and quantity होता है. For example, if the price of car goes up, demand for petrol will go down, है ना। नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो लोग बोलेंगे बाप रे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, नुकसान किसको हो गया, गाड़ी कंपनी को नुकसान हो गया, गाड़ी बिकना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं गाड़ी का डिमांड पेट्रोल के प्राइस पर डिपेंडेंट हो गया। तो क्योंकि ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक जन का प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड विल फॉल डाउन फॉर वाई, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, अगर एक्स का प्राइस बढ़ा तो एक्स का डिमांड घटना चाहिए, पर यहां पर क्योंकि ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्स के प्राइस बढ़ने की वजह से वाई का डिमांड घटने लगेगा, या कि एक्स का प्राइस घटने की वजह से वाई का डिमांड बढ़ने लगेगा। तो ये लोग क्या कनेक्टेड है। फिर आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉमन सेंस का बात है ना, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आई कैन डिमांड मोर, और अगर वही मेरा इनकम अगर डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डिमांड भी कम हो जाएगा। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड इज कंज्यूमर्स इनकम, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, बोल रहा है एक बार के लिए मान लो कि बाकी कोई चीज में कोई परिवर्तन नहीं आया, प्राइस भी सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी रिलेशन एज इट इज मेंटेन्ड है, other things remaining unchanged, generally there is a direct relationship between the consumer income and the demand. तो generally देखा गया है कि डिमांड में और कंज्यूमर के जो इनकम है इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो मैं किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करूंगा, तो डिमांड विल आल्सो इंक्रीज। बट अगेन इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारे एक्सेप्शनल केसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जनरल केसेस पढ़ रहे हैं। That is, higher the level of income, higher will be the demand for given commodity. However, the effect of change in income on consumers' demand depends upon the nature of commodity. तो बोल रहा है कंज्यूमर का डिमांड, effect of consumer demand depends upon the nature of commodity। देखो साफ साफ लिखा है कि नॉर्मली जनरली क्या होता है, अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी मैं ज्यादा करता हूँ,
बट कोई एक सिंगल कमोडिटी के दिमाग से के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो वो डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी का नेचर कैसा है, क्या वो नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। अब क्वेश्चन आता है सर ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है। इसको एकदम ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच विल राइज विद द राइज इन इनकम। देखो एकदम साफ साफ लिखा है कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड राइज होगा अगर आपका इनकम राइज होता है तो। यानी ये ऐसे सामान है जो मेरे परचेजिंग लिस्ट में प्रायोरिटी में आते हैं, जैसे दूध खरीदना है, जैसे राशन खरीदना है। ये सब चीज क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना। घूमने फिरने हम लोग थोड़ा ज्यादा जाते हैं जब हमारा इनकम बढ़ता है। इनकम घटने से घूमना फिरना कम कर देते हैं, सिनेमा जाना कम कर देते हैं, पार्टी करना कम कर देते हैं। पर जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा थिएटर मूवीज देखने जाते हैं, ज्यादा पार्टी करने लगते हैं, थोड़ा घूमना फिरना बढ़ा देते हैं, है ना, टूर टूर पे जाने लगते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीज है। तो नॉर्मल चीज उसे कहते हैं जो मेरे इनकम बढ़ने से जिसका डिमांड बढ़ जाए। अब इसके उल्टा में कुछ इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं है कि इनका क्वालिटी खराब है या ये घटिया है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ये लोग नहीं आते, तो इसलिए मैं इनको अगर कंज्यूम करता भी हूं तो मजबूरी में करता हूं, क्योंकि मेरा इनकम उतना ज्यादा नहीं है कि मैं बेटर चीज खरीद सकूं। So inferior goods are those goods the demand for which falls as the income of the consumer rises, other things remaining constant। अब एकदम सिंपल सा चीज देखो, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रांडेड कपड़ा का और एक लोकल दुकान से खरीदा हुआ कपड़ा का। सपोज मेरा इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा इनकम इतना नहीं है कि मैं कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीद सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल किसी दर्जी से कपड़ा सिला के पहनता हूँ या नॉर्मल किसी दुकान से बिना ब्रांड का कपड़ा खरीद के पहनता हूँ। ठीक है। पर जैसे ही मेरा इनकम बढ़ जाएगा एंड आई विल स्टार्ट लिविंग अ लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ, तो क्या होगा, मैं सबसे पहला चेंज क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट वियरिंग सम ब्रांडेड क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जब मुझे अब जाना है और मैं थोड़ा अमीर हो चुका हूँ, तो मुझे रिच पीपल के सोसाइटी को देख के अपना अपना अपने आप को, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो मुझे थोड़ा ब्रांडेड वॉचेस पहनने पड़ेंगे, मुझे थोड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, ताकि मैं उनके सोसाइटी को मैच कर सकूं। या फिर अगर मैच करने का सवाल नहीं भी आता है तो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि भगवान ने आज मुझे पैसा दिया है, आई विल लाइक कि मैं कुछ ब्रांडेड चीज यूज करूं, है ना। तो इसका मतलब है जो बिना ब्रांड वाले थे वो, ऐसा नहीं है कि उनका क्वालिटी खराब था या वो घटिया थे, नहीं, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा था। इट्स जस्ट दैट कि उनका ब्रांड नहीं था, तो दे वर नॉट इन माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं उन्हें मजबूरी में कंज्यूम कर रहा था या मजबूरी में यूज कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम इतना नहीं था कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहन सकूं। अब जैसे ही मेरा इनकम बढ़ जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस अनब्रांडेड के बदले ब्रांडेड कपड़ा पहनना चालू करूंगा। या फिर मान लो कि मैं पहले कहीं लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था, ऐसा नहीं है कि वहां का खाना खराब था, पर मैं वहां जनरली अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही किसी लोकल ढाबा में बैठ जाता था, लोकल ढाबा में हम लोग मिलके कुछ खा पी लिया करते थे। पर अब मान लो जब दोस्त लोग बड़े हो गए, सब कहीं ना कहीं के, कोई मैनेजर है, कोई कहीं पर है, अब उनका अलग स्टेटस हो गया, अच्छा कमा रहे हैं। अब अगर गेट टुगेदर होगा 10 साल 15 साल बाद, तो क्या लगता है वही ढाबा में मिलेंगे दोस्त लोग? नहीं, अब वो लोग प्लान करेंगे, चल कोई बढ़िया सा होटल में चलते हैं या बढ़िया सा रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां मिलते हैं, अपने गेट टुगेदर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास इनकम इतना है कि दे कैन अफोर्ड टू पे अ बिगर अमाउंट। तो इसीलिए इन चीजों को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्लियर? समझ में आ गया इंफीरियर गुड्स क्या होता है? तो inferior goods are those goods the demand for which falls as the income of the consumer rises, other things remain same। क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया, अब मैं थोड़ा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहूंगा, और जिसको पहले यूज किया करता था उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है। Thus, there is an inverse relationship between the income of the consumer and of demand of inferior quantity demanded of inferior goods. For example, a consumer may buy toned milk when his income is less, but he cannot afford to buy pure milk. But as the income rises, he will substitute toned milk, which is considered as inferior, by a pure milk. तो वो pure milk खरीदने लगेगा, which is better quality product.
Note that if any good is purchased by consumer just because of his low level of income, then the commodity is called inferior. यानी कोई commodity के ऊपर ऐसा थप्पा नहीं लगा रहता है कि ये inferior commodity है कि ये normal commodity। कोई भी ऐसा सामान जो कंज्यूमर सिर्फ इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो इससे बेटर वाला प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता उसके इनकम कम होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। तो ये कोई सा भी सामान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इंफीरियर बोलते हैं और इसको नहीं बोलते हैं। आज सपोज हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल स्लीपर कोच में, इनकम बढ़ जाएगा तो हम लोग एसी में ट्रैवल करने लगेंगे, तो स्लीपर कोच मेरे लिए इंफीरियर हो गया, एसी मेरे लिए बेटर हो गया। कल को इनकम और बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे अब ट्रेन में नहीं, हम लोग तो एरोप्लेन में सफर करेंगे, तो वही एसी वाला कोच जो पहले नॉर्मल था वो इंफीरियर हो गया, अब वो एरोप्लेन जो हो गया मेरे लिए वो नॉर्मल हो गया। कल को अगर कोई और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया तो बोलेगा नहीं हम तो अपना ही हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करेंगे, हम एरोप्लेन में भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनकम जैसे जैसे बढ़ने लगता है हम लोग बेटर की तरफ ऊपर जाने लगते हैं और पीछे वाला जो कम बेटर है उसको छोड़ने लगते हैं। तो जो भी हमारा सेकंड प्रेफरेंस होता है वो इंफीरियर गुड्स हो जाता है, और जो भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो मेरे लिए नॉर्मल गुड्स हो जाता है। क्लियर। नोट that a good can be normal good for a consumer at some level of income, जो मैंने बताया at a particular level of income ये मेरे लिए normal goods है, पर जैसे ही मेरा इनकम बढ़ जाएगा मैं उससे बेटर में चला जाऊंगा और ये मेरे लिए इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है। एंड इंफीरियर गुड्स एट सम अदर लेवल ऑफ इनकम। तो आई थिंक ये वाला एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो ये तो एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। अगर मेरे टेस्ट को मैच करेगा तो उसका डिमांड ज्यादा होगा, मैं वो ज्यादा कंज्यूम करूंगा। तो जो चीज लोगों को ज्यादा पसंद है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है, और जो चीज लोगों को कम पसंद है, उसका टेस्ट लोगों को कम पसंद है, तो उसका डिमांड भी कम होगा। फिर नंबर 5 फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, वैसे ही अदर प्रोडक्ट्स में भी होता है। अगर अगर मान लो फॉर एग्जांपल सपोज मिल्क इज अ वेरी नेसेसरी आइटम, है ना, तो आज मान लो कि पता चले कि अब नेक्स्ट 3 दिन लॉकडाउन जैसा कुछ होने वाला है और 3 दिन तक दूध मिलेगा नहीं, मिल्क का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, आज ही एक पैकेट की जगह 3-3 पैकेट खरीदना चालू कर देंगे। तो क्या हुआ, दूध का दाम तो बढ़ा नहीं, मिल्क का दाम तो वही है, पर लोग आज एक के बदले 3 पैकेट 4 पैकेट खरीद रहे हैं। क्यों? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की फिर दूध नहीं मिला तो, या दूध का दाम बढ़ गया तो, है ना। तो ये चीज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिमांड पे असर पड़ता है। तो आई होप ये पांचों पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि किन किन फैक्टर्स पे हमारा डिमांड डिपेंड करेगा। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल दिया है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जैसे रेड लेबल हो गया, नेस्कैफे हो गया। फिर यहाँ पर गाड़ी का एग्जांपल दे दिया। फिर नॉर्मल और इंफीरियर क्या हुआ, प्योर मिल्क और टोन्ड मिल्क, तो ये नॉर्मल हो जाता है, ये इंफीरियर हो जाता है। ब्रांडेड शू एंड ऑर्डिनरी शू, ये नॉर्मल हो जाता है, ये इंफीरियर हो जाता है। फिर डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Substitute goods may be used with equal care to satisfy a particular want in place of each other, while complementary goods are used together. यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जहां पर क्या होता है, एक के बदले दूसरा यूज होता है। जब एक जन काम नहीं करता है तो उसके बदले हम दूसरा यूज करते हैं। जैसे रेड लेबल और नेस्कैफे का एग्जांपल जो है, अगर मेरे पास चाय खत्म हो गया तो मैं कॉफी पी लूंगा, कॉफी खत्म हो गया तो चाय पी लूंगा, तो दे आर सब्स्टिट्यूट। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कि यूज होगा तो दोनों जन साथ में यूज होगा, अकेला एक जन का यूज नहीं होगा। नंबर 2, द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स has a positive relationship with the quantity demanded of other substitute goods। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? इसका मतलब ए का अगर प्राइस बढ़ता है तो बी का डिमांड बढ़ेगा। तो दो प्रोडक्ट है ए और बी, ए के प्राइस बढ़ने से बी का डिमांड बढ़ेगा, तो दोनों जन सेम टाइम जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर ए का प्राइस घटा बाई चांस तो बी का डिमांड घट जाएगा, तो ये भी दोनों जन नीचे जा रहा है। तो अगर दोनों जन साथ में ऊपर जाए या साथ में नीचे जाए तो बोलते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। The price of one complementary goods has a negative relationship with the quantity demanded of other complementary goods। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे मैंने बताया था, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड घट जाएगा।
ठीक है। तो पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने से अगर कार का डिमांड गिर जाता है तो यहाँ पर क्या बोला जाता है इसको कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। एक जन ऊपर जा रहा है तो दूसरा जन नीचे जा रहा है, वहां पर ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाता है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं कि तुमसे अच्छा मैं, तो वो चाहता है कि नेस्कॉफी ज्यादा बिके, एक जन चाहता है कि जो भी रेड लेबल टी ज्यादा बिके। तो वो लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, वो चाहता है मैं आगे बढ़ूं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, उन लोग का जॉइंट डिमांड होता है। जॉइंट डिमांड मतलब अगर डिमांड आएगा तो दोनों का साथ में आएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द राइज इन इनकम। सिंपल, अगर इनकम बढ़ने से उसका डिमांड बढ़े तो वो नॉर्मल गुड्स है, और इनकम बढ़ने से अगर डिमांड फॉल हो, इंफीरियर गुड्स रिफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स विद द राइज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ने से उसका डिमांड फॉल होता है और इनकम फॉल होने से उसका डिमांड राइज होता है तो उसको हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड्स लाइक बासमती राइस, फुल क्रीम मिल्क एटसेट्रा। इंफीरियर क्या हो गया? कोर्स राइस, थोड़ा जो कमती दाम वाला, थोड़ा कम, थोड़ा क्या बोले, कम दाम में जो राइस आता है वो वाला हो गया। टोन्ड मिल्क हो गया। टोन्ड मिल्क हम लोग कब खरीदते हैं? जब उतना हाई प्राइस देके हम फुल क्रीम मिल्क नहीं खरीद पाते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल हमें याद रखना होगा। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाले सेशन में यहीं तक रखेंगे। आज वाले सेशन में हम लोगों ने सीखा डिमांड क्या होता है, डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं, फिर व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो सीखेंगे मार्केट में किसी भी चीज, अभी हम लोग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि एक इंसान कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। अब नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो सीखेंगे कि मार्केट में किसी भी चीज का डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।